हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म के विषय में बात किया था। डायलेक्टिकल और हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म जो था कार्ल मार्क्स का, उसके विषय में हम लोगों ने बात किया था। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा उद्देश्य होगा कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कार्ल मार्क्स को तो हम समझे ही समझे, साथ ही साथ उनके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी समझने का कोशिश होगा हमारा। जैसे कि मार्क्स के अकॉर्डिंग ये जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ क्लास, मतलब क्लास स्ट्रगल क्या है, वर्ग संघर्ष क्या है, ये हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एलिनेशन, मतलब एलिनेशन जो था उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके विषय में हम देखेंगे। फिर हम व्हाट इज़ प्राइमिटिव कम्युनिज्म, जो प्राइमिटिव प्राथमिक कम्युनिज्म था, जो सबसे पहले था स्लेव सोसाइटी और इन सबों से पहले। तो इसका ये कैसे इसका मतलब ख़त्म हुआ ये, और कैसे इसके आगे के सोसाइटीज़ आए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू क्या थी, ये हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि जो मार्क्स थे वो उनका एक सोच था कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी की वो कल्पना करते थे। तो हम देखेंगे कि ये जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है, व्हाट ए ट्रू कम्युनिस्ट सोसाइटी विल लुक लाइक, वो कैसी दिखती है, उसके विषय में हम देखेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि मार्क्स ने कहा कि जो कैपिटलिज्म है उसे कम्युनिज्म फाइनली रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ कैपिटलिज्म विल बी रिप्लेस बाय कम्युनिज्म, किस प्रकार से कैपिटलिज्म जो है कम्युनिज्म जो है वो किस प्रकार से कैपिटलिज्म को रिप्लेस कर देगा, और कैपिटलिज्म की जगह पे फाइनली ये कम्युनिज़्म आ जाएगा। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी। इन सारे प्रश्नों के उत्तर को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो इसके लिए हमें मार्क्स के पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझने की समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जैसे व्हाट इज़ स्ट्रगल, what is alienations, what is surplus value, what is primitive communism, what a true communist society will look like, what how capitalism will be replaced by communism। इन सब को समझने के लिए हमें कार्ल मार्क्स के पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज ये सब चीज़ें हम इस वीडियो से जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करके बताइए मेरे वीडियो आप लोगों के लिए कितने हेल्पफुल रह रहे हैं, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग मुझे कमेंट करें, और मेरे मेरे वीडियो जिसके पास भी पहुँच रहे प्लीज़ उसे एक लाइक कर दिया कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा क्योंकि ये लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स, यही सब चीज़ें देख के हमारा जो हौसला है, मेरे अंदर की जो ये कैपेबिलिटी है कि हाँ मैं वीडियो बनाऊँ, अच्छा से अच्छा बनाऊँ, करूँ मैं, तो वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। वैसे तो है ही, वो और भी बढ़ जाता है। और मुझे लगता है कि मुझे आप लोग को वीडियो देना चाहिए। जिस दिन समय नहीं रहता उस दिन भी मैं कोशिश करके ये वीडियो बनाती हूँ आप लोग के लिए। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, जितना हो सके आप लोग इसे शेयर कीजिए। सो अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ क्लास स्ट्रगल के विषय में। तो कल के वीडियो में भी मैंने आप लोग को ये सारी चीज़ें बताई थी कि हमारे बेसिक नीड्स जो हैं वो क्या है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि मान लीजिए यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि ह्यूमन बीइंग के बेसिक नीड्स क्या हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि फूड है, क्लॉथिंग है और शेल्टर है। ठीक, तो ये आप बताएंगे। तो फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, तो मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स थे, वो भी कुछ ऐसा ही कहते थे। मार्क्स अपनी पूरी फिलॉसफी की शुरुआत यहीं से करते हैं। ठीक है, बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ये किस तरह की नीड्स है, ये जो नीड्स है, ये बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये किस तरह की नीड्स है, इसके विषय में आज हम गौर से देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो फूड्स, क्लॉथ और शेल्टर है, ये सारे के सारे मटेरियल नीड्स हैं। ये सारे के सारे क्या है, मटेरियल नीड्स हैं। और मटेरियल नीड्स हैं क्योंकि फूड, क्लॉथ और शेल्टर, इनको जो है हम देख सकते हैं, इनको फील कर सकते हैं, और इन्हें हम खुद ही
तैयार करते हैं। तो ये कोई आइडिया या अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट और आइडिया जो होता है ये नहीं है। तो ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड्स कैसी है, तो ये मटेरियल है। ये क्लियर हो गया कि अगर हम बात करें कि ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड क्या है, तो मटेरियल नीड्स है। और नीड्स क्या क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक, तो इसके बाद से हम देखेंगे तो हम हमारे अंदर ये होता है कि अब हम ये जो हमारे बेसिक नीड्स हैं ये इन नीड्स को, ये जो मटेरियल है उनको अब हम फुलफ़िल कैसे करेंगे। तो मार्क्स कहते हैं कि बाय मटेरियल प्रोडक्शंस, बाय मटेरियल प्रोडक्शंस। यहाँ पे मार्क्स कहते हैं कि बाय मटेरियल प्रोडक्शंस, हमें इन चीज़ों का उत्पादन करना होगा, इनका निर्माण करना होगा और अपने जो फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर है इन सभी का बाकी ये जो निर्माण करना होगा। और ये जो हमारे फूड, क्लॉथ और शेल्टर है उसमें फूड जो है वो बेसिक है और ये जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन वो जो एनिमल्स हैं वो अपने इस नीड्स के लिए नेचर पर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम ह्यूमंस ऐसा नहीं करते। हम नेचर से हम रॉ मटेरियल मिलता है, जो हमें नेचर से जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है, लेकिन इस रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट बनाते हैं और उससे हम अपने मटेरियल नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। मार्क्स ऐसा कहते थे। और चीज़ों के निर्माण करने की ये जो क्वालिटी है, ठीक है, ये हम ह्यूमंस में यूनिक है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस यूनिक अमंग ह्यूमन। ये जो निर्माण करने की जो कैपेबिलिटी है, क्वालिटी है, ये हम ह्यूमंस में बेसिक है, यूनिक है। तो यहाँ पे अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये प्रश्न उठता है कि मान लीजिए ये सारी चीज़ें जो हैं इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें किन चीज़ों की नीड्स होगी। तो इसका आंसर है कि मास ऑफ प्रोडक्शंस, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, उत्पादन के साधन। अब मतलब ये मटेरियल नीड्स है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये मटेरियल नीड्स है। तो इसको अब प्रोड्यूस करने के लिए हमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस की ज़रूरत होगी। तो वो ये रहा हमारा उत्पादन के साधन। जब हमारे पास ये होगा तभी हम अपने मटेरियल नीड्स को फुलफ़िल कर पाएंगे। जैसे कि लैंड्स, ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन क्या है, वो मटेरियल प्रोडक्शन है। ज़मीन जो है वो मटेरियल प्रोडक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और मटेरियल प्रोडक्शन है। अब इसके ऊपर ही हम अपने फूड को ग्रो करेंगे। तो जो जो ज़मीन है उस ज़मीन के ऊपर ही तो हम अपने फूड को ग्रो कर पाएंगे। ऐसे प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे जिससे बाद में हमें जिससे हम बाद में क्लॉथ बना सके, उससे कुछ लकड़ियाँ आए जिससे हम घरों का निर्माण करें, कपड़ों का निर्माण करें। तो ये सब किससे होगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से। तो अब मार्क्स क्या कहते हैं कि मार्क्स कहते हैं कि अब ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका ओनर कौन है। कोई तो होगा ना, मान लीजिए कोई ज़मीन है जैसे, तो उसमें कोई तो ऑनर होता है जो उस ज़मीन का मालिक होता है, जिसका उस ज़मीन पे कंट्रोल होता है। तो वही मार्क्स कहते हैं कि वो किसके कंट्रोल में है। तो ये कहते हैं कि हर समाज में एक समूह होता है। इनका मानना था मार्क्स का कि हर समाज में एक समूह होता है जो इन प्रोडक्शन को ऑन करता है, ठीक है, और कंट्रोल करता है। और बाकी जो लोग होते हैं यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर उनका कोई अधिकार नहीं होता। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सेम ऑनर एंड कंट्रोल इट है, तो डोमिनेंट क्लास है एक। ऊपर मैं थोड़ा सा कर देती हूँ, ये डोमिनेंट क्लास है। यहाँ पे मटेरियल प्रोडक्शंस, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस। और मीन्स प्रोडक्शंस पे एक ऑन है जो जिसका उस ज़मीन पे कंट्रोल है। तो वो जो ज़मीन पे कंट्रोल किए हुए हैं, वो जो ऑन है वो डोमिनेंट क्लास कहलाएंगे। और ये यहाँ से दो क्लास होता है ना, तो जिनका वो ज़मीन नहीं है वो डोमिनेटेड क्लास कहलाएंगे। क्लियर। तो अब देखते हैं कि मार्क्स कहते हैं कि ये जो दो क्लास है, डोमिनेंट और डोमिनेटेड, ये जो दोनों क्लास है उनके इंटरेस्ट जो होते हैं कि इसमें क्या है कि बोथ हैव अपोजिंग इंटरेस्ट। इन दोनों के जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के अपोजिट है, और इसी की वजह से इन दोनों क्लासों के बीच स्ट्रगल होती है, और यह संघर्ष वर्ग संघर्ष कहलाता है। यही संघर्ष वर्ग संघर्ष कहलाता है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो हम देखते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल सोसाइटी हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल।
हम किसी भी समाज के इतिहास को देखें व समझें तो हमें वहाँ पर दो वर्ग मिलेंगे, एक जो डोमिनेंट है और एक वो वर्ग जो डोमिनेटेड है। और इतिहास क्या है? तो उस समाज का तो ये उन दो वर्गों के बीच स्ट्रगल की स्टोरी है। जो समाज है वो उन दोनों वर्गों के बीच के स्ट्रगल की स्टोरी है। ओके, दैट्स इट। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब मैंने आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग का। जिस सिंपल मैं बता रही हूँ कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस है, ठीक है, उसके ऑनर हैं, जो ऑनर है और उन ऑनर के अंडर में जो काम कर रहे हैं, तो जो ऑनर है वो डोमिनेंट क्लास होंगे और उसके अंडर में जो काम कर रहे हैं वो डोमिनेटेड क्लास होंगे। अब इन दोनों क्लासों के बीच कुछ दिन तो सही रहता है, फिर बाद में इन दोनों के बीच स्ट्रगल होता है, तो वर्ग संघर्षों की एक नया सोसाइटी आ जाती है, थोड़ी सी डेवलप होकर एक नई सोसाइटी आ जाती है, तो उसी को ही क्लास स्ट्रगल कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि एक समाज की उत्पत्ति कैसे होती है? जो ऑवनशिप है यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, मतलब एक समाज की उत्पत्ति कैसे होती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, तो किस प्रकार से होती है। तो हम अब ये जो दो समाज है, डोमिनेंट और डोमिनेटेड सोसाइटी, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब ओरिजिन ऑफ सोसाइटी ये कैसे हुआ, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मार्क्स कहते हैं कि एक समाज का निर्माण होता है, ठीक, यहाँ पे एक समाज का निर्माण होता है उस वक्त जब समाज के कुछ लोग समाज का जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। हाँ, वहाँ पे वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। और उसके बाद से तो जो ओवनशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो जब कोई समाज का एक वर्ग आएगा और वो कहेगा कि ये लैंड मेरा है, मतलब दिस इज़ माइन, और वहीं पर एक क्लास का निर्माण हो जाएगा। जैसे कोई आया और आके वो बोला कि ये जो ज़मीन है ये मेरी है, वो समाज किस प्रकार से समाज की उत्पत्ति होती है वो बता रहे हैं मार्क्स, कि जब कोई मान लीजिए कोई समाज है, वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के तहत वो कहते हैं कि ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, इस पे मेरा आधिपत्य है, ये लैंड मेरा है, दिस इज़ माइन। तो वहीं पे एक क्लास का निर्माण होता है, तो एक क्लास वहाँ पे हो जाती है। तो ओवनशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, यहीं से समाज की उत्पत्ति होती है। मार्क्स को इसीलिए एक मटेरियल फिलोसफर भी कहा जाता है। तो मार्क्स हर चीज़ को मटेरियल नीड्स से जोड़ देते हैं, और ये जो मटेरियल नीड्स हैं आपके, ये किसके तहत आते हैं? जैसे मटेरियल नीड्स ये सब इकोनॉमिक के तहत आते हैं। तो जो इकोनॉमिक है, मतलब कि वो सब चीज़ को मटेरियल से जोड़ते हैं, मटेरियल प्रोडक्शन से जोड़ते हैं, और मटेरियल प्रोडक्शंस, मटेरियल नीड्स, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक में आती हैं। तो इसीलिए मार्क्स को एक मटेरियल फिलोसफर और एक इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मार्क्स कहते हैं कि एकदम शुरुआत की अवस्था जब मानव समाज की उत्पत्ति हुई थी, मतलब जस्ट शुरुआत, यानी कि प्राइमिटिव कम्युनिज़्म, तो उसकी जब शुरुआत हुई थी तो वो थी ये आपकी, ये यहाँ पे मैंने लिख देती हूँ, ये प्राइमिटिव कम्युनिज़्म तो की अवस्था थी। और ये अवस्था जो थी वो एकदम शुरुआत की अवस्था थी, बट कुछ दिन बाद कुछ लोग आते हैं। यहाँ पे जैसे किसी प्रकार का कोई क्लास नहीं है, क्लासलेस यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई किसी प्रकार का कोई क्लास नहीं है, कोई यहाँ पे ऑनर नहीं है, कोई यहाँ पे मतलब डोमिनेटेड ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है। बट कुछ दिन बाद क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये उनका है। वो जैसे ही आते हैं ये वहीं से क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाता है। सबसे पहले सोसाइटी सरप्लस जो सोसाइटी है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्लैब सोसाइटी। कल के वीडियो में मैंने ये सब बताया था, लेकिन यहाँ भी मुझे बताना पड़ेगा कि जो प्राइमिटिव कम्युनिज़्म के बाद से सोसाइटी आई, सबसे पहले थी प्राइमिटिव कम्युनिज़्म। इसमें क्या था, ये क्लासलेस था, लेकिन हमारे पास उसके बाद से हमारा थोड़ा सा डेवलप हुआ और हम स्लैब सोसाइटी में गए। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें दो सोसाइटी देखने को मिलते हैं। पहला है मास्टर्स और दूसरा है स्लैब। अब क्या होता है कि मास्टर और स्लैब इन दोनों सोसाइटी के बीच स्ट्रगल होता है और थोड़ा सा डेवलप होता है, और ये पहुंचता है फेड्यूलिज्म में। तो फेड्यूलिज्म में भी आते हैं, यहाँ भी क्लास है, तो क्लास के हिसाब से यहाँ भी लॉर्ड और सर्फ दो वर्ग आते हैं।
और इन दोनों वर्गों के बीच स्ट्रगल होता है और थोड़ा सा डेवलप होके कैपिटलिज्म आता है जो यूरोप में 19th सेंचुरी में चल रहा था। यहाँ भी दो क्लास देखने को मिलते हैं, कैपिटलिस्ट और वर्कर। तो अब यहाँ पे अब इन दोनों के बीच भी स्ट्रगल होगा। तो इनका मानना है, मार्क्स का मानना है कि इन दोनों का जब स्ट्रगल होगा तो उसके बाद से कैपिटलिज्म के बाद से कम्युनिज्म आएगा, ये मार्क्स का मानना था, मार्क्स कहते थे। अब किस प्रकार से वो चीज़ आएगा, तो अब हम देखते हैं कि स्लैब सोसाइटी को, ठीक, इसको और ये फेड्यूलिज्म सोसाइटी, इन दोनों को एक तरफ करते हैं, एक साइड करते हैं, और कैपिटलिज्म को एक साइड करते हैं। तो हम क्या इसमें अंतर क्या पाते हैं, हम देखते हैं कि जो स्लैब और फेड्यूलिज्म है, इन दोनों में मास ऑफ प्रोडक्शन जो था वो लैंड्स मतलब ज़मीन पे था, ज़मीन पर आधिपत्य करना था, मतलब ज़मीन था, उसमें ऑनर थे, डोमिनेट था, डोमिनेटेड थे, ये चीज़ था। लेकिन जो कैपिटलिज्म था, इसमें जो प्राइमरी विंग्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, वो फैक्ट्रीज़ है। ओके, यहाँ पे लैंड्स को माना जाता है और यहाँ पे कैपिटलिज्म को फैक्ट्री, इसका जो प्राइमरी विंग्स ऑफ प्रोडक्शंस है वो क्या है, फैक्ट्रीज़। और जिनके हाथों में ये फैक्ट्री कंट्रोल है उसे कहते हैं कैपिटलिस्ट, और जो उसके अंदर काम करते हैं वो कहलाते हैं वर्कर क्लास। इनको पता था कि अब कैपिटलिज्म के बाद जो फ्यूचर होगा वो होगा कम्युनिज्म, दैट्स कम्युनिज्म। ठीक, तो कम्युनिज्म में क्या होगा कि मतलब इन दोनों के क्लास स्ट्रगल के बाद से कम्युनिज्म आएगा, और तो कम्युनिज्म भी क्लासलेस होगा, इसमें भी कोई क्लास नहीं होगा, इसमें भी कोई क्लास नहीं होगा। अब हम मान लीजिए एक प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि हमारा जो सबसे पहले का अवस्था था वो प्राइमिटिव कम्युनिज्म था, यहाँ पे ये भी क्लासलेस था। ठीक, और अब जो मार्क्स जो बता रहे वो कम्युनिज्म बता रहे, ये भी क्लासलेस है। तो अब क्वेश्चन क्या उठता है कि क्या हम फिर से अब वापस ऐसे गए और वापस फिर से ऐसे नीचे आएंगे, फिर वापस से ऐसा स्लैब फेड्यूलिज्म कैपिटलिज्म करते हुए जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मार्क्स ने कहा कि ये जो कम्युनिज्म है वो भी क्लासलेस है, दैट मीन्स इसके बाद कोई स्ट्रगल नहीं होगा जिससे इसमें चेंजेस नहीं आएंगे और कम्युनिज्म पे जाके एक जगह जाके डेवलप आपका कम्युनिज्म पे रुक जाएगा। अब एक क्वेश्चन है कि जो कैपिटलिज्म है वो ख़त्म कैसे होगा, क्योंकि जब तक कैपिटलिज्म ख़त्म नहीं होगा तब तक कम्युनिज्म आएगा कैसे? तो मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म जो है वो खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, खुद अपने आप को वो ख़त्म कर देगा। तो किस प्रकार से वो ख़त्म करेगा ये मैं भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे अभी ये जो क्वेश्चन हमारा था कि जो मार्क्स के अनुसार था कम्युनिज्म और फ्यूचर कम्युनिज्म और ये जो प्राइमिटिव कम्युनिज्म था, तो इसमें वो ये अंतर बताते हैं कि जो प्राइमिटिव था उसके पास एक इन दोनों प्राइमिटिव कम्युनिज्म और कम्युनिज्म के बीच बहुत गैप है, और गैप किस चीज़ का है कि गैप इन टेक्नोलॉजी एंड लिविंग स्टैंडर्ड। अब ये जो कम्युनिज्म आएगा इसमें लोगों के पास टेक्नोलॉजी हो जाएगी, लोग स्टैंडर्ड तरीकों से रहने लगेंगे, उसके पास वो हर टूल्स हो जाएंगे, सारे इक्विपमेंट होंगे। लेकिन जो प्राइमिटिव कम्युनिज्म था उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये हो गया डिफरेंट इसमें। तो अब जो मार्क्स के अनुसार था कि अभी मैंने बताया कि मार्क्स ने जैसे बोला कि कैपिटलिज्म जो है वो खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा, और कैपिटलिज्म खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा, और कैपिटलिज्म के डिस्ट्रीब्यूशंस का जो सीड्स है, बीज है, वो इसके भीतर ही मौजूद है। तो इनके पीछे दो रीजंस होंगे। अब किस प्रकार से क्लास स्ट्रगल्स होंगे और कब कम्युनिज्म आएंगे, तो उसके दो कॉजेज़ बताते हैं वो, जिसमें पहला वो बताते हैं कि एलिनेशंस अमॉन्ग द वर्किंग क्लास, एलिनेशन, और दूसरा वो बताते हैं कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ द वर्किंग क्लास। तो अब एक बार फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि ह्यूमन बींग्स क्या है। यदि मैं एक बार आपसे फिर से पूछूँ यही बात कि ह्यूमन बींग्स क्या हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? जैसा कि मैंने अभी आप लोग को पहले बताया कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस, चीज़ों का उत्पादन करना, एबिलिटी टू प्रोड्यूस, चीज़ों का उत्पादन करना, जिनका हम उत्पादन करते हैं वो हमारे ही सेल्फ का, वो जो हम चीज़ों का उत्पादन करते हैं वो हमारे ही सेल्फ का एक्सटेंशंस होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने अन एक्सटेंशंस ऑफ आवर सेल्फ, मतलब जो चीज़ हम उत्पादन कर रहे हैं
तो उसका हमारा एक्सटेंशंस होता है ए वे ऑफ एक्सप्रेस आवर सेल्फ, मतलब खुद को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, एक रास्ता होता है। यानी कि मतलब ये कि जो हमारा ही प्रतिबिंब होता है। यानी अब एग्जांपल के तौर पे हम अगर बात करें तो एक पेंटर को हम लेते हैं, ठीक है। जब जब एक पेंटर एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बनाता है तो उसके मन में एक फुलफिलमेंट की फीलिंग्स आती है, उसका एक लगाव हो जाता है उस पेंटिंग बनाने से। मतलब वो एक पेंटर है, उसका काम है पेंटिंग बनाना, लेकिन वो इंटरेस्ट के साथ कर रहा है, इंजॉय के साथ वो चीज़ कर रहा है, उसका शौक़ है वो करना, तो उसका उस पेंटिंग से लगाव होता है। अपने आप को एक्सप्रेस करने का वो एक तरीका है, वो पेंटिंग उस पेंटर का एक्सटेंशंस है। तो अब देखते हैं हम कि बिग अंडर कैपिटलिज्म के तहत क्या होता है कि जो यहाँ पे तो दिखाया गया कि अन एक्सटेंशंस इन आवर सेल्फ, मतलब खुद को एक्सटेंशंस करने के और खुद को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उस मतलब प्रोडक्शन जो है वो खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका है। लेकिन बिकॉम एक कमोडिटी के आने के बाद से हम देखते हैं कि जो यहाँ पे लिखा है मैंने कि अब क्या हुआ कि कैपिटलिज़म आया। कैपिटलिज़म के अंदर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में किस तरह के कार्य है, हाँ, और उसमें जो वर्कर है, यहाँ पे लिखा है मैंने कि लेबर पावर सोल्ड टू कैपिटलिज्म फॉर ए वेज। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अपनी जो उनका खुद का जो प्रोड्यूस करने का जो फैक्ट है, उनका जो खुद का प्रोड्यूस करने का जो वो इंजॉय के साथ करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि दैट वेज ए डिसाइडेड बाय द कैपिटलिस्ट। उसमें एलिनेशंस फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ देयर वर्क, उसमें मैं और मेरा प्रोडक्ट अलग हो गया। कैपिटलिस्ट के आने के बाद से मैं और मेरा प्रोडक्ट अलग हो गया। एलिनेशंस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शंस, जो पहले उससे जो हम इंजॉय करके, मतलब हम इंजॉय करके अपनी चीज़ों का प्रोडक्ट करते थे, जो हमें ज़रूरत होता था या जिसमें हमें लगाव होता था, हम उसे ही करते थे। लेकिन एलिनेटेड फ्रॉम देयर डेस्टिनिक पोटेंशियल, एलिनेटेड फ्रॉम वन अनदर, इसमें क्या हुआ कि हम अपने लेबर पावर को लाए और उसमें हमने अपने आप को बेच दिया। अब हम वही करते हैं जो हमारे एम्प्लॉयर कहते हैं, हम उसे बिना मन का करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैपिटलिस्ट के अंडर में आने लगी। अब जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है उसकी हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि अंडर कैपिटलिज्म यहाँ पे है कि सरप्लस वैल्यू की बात है, सर्वाइवल। अब यहाँ पे हम तो ये जो अंडर कैपिटलिज्म की बात है उसमें प्रोडक्शंस जो है वो प्रॉफिट नॉट कंजप्शंस। तो ये जो प्रोडक्शन है ये इसको यहाँ पे दो तरीक़ों में बांट दिया गया। पहला क्या किया गया, वेरिएबल कैपिटल, और दूसरा जो था वो था ये फिक्स्ड कैपिटल, इसकी बात कही गई। तो अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन जो वेरिएबल कैपिटल था वो ह्यूमन कैपिटेबल था, मतलब लेबर आते थे इसमें। और ये जो फिक्स्ड कैपिटल था उसमें रॉ मटेरियल्स, टूल्स, मैकेनिक्स और फैक्ट्रीज आती थी, मतलब ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए यदि हमारे पास एक बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, वो एक रॉ मटेरियल है, जो लकड़ी का टुकड़ा है वो रॉ मटेरियल है। अभी इस लकड़ी का कोई वैल्यू नहीं है, हम देखते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है इसका। लेकिन एक वहीं पे जब ये लेबर की बात होती है तो वहीं पे एक लेबर कारपेंटर आता है अपने टूल्स के साथ, और वो उस लकड़ी के ऊपर अपना मतलब अपने वो जो लेबर है वो कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, अपने एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करता है, फिर इसे एक चेयर का रूप वो दे देता है उस लकड़ी को। अब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो किसी भी प्रोडक्शंस का वैल्यू लेबर के मेहनत या परिश्रम पर डिपेंड होता है। क्लियर हो गया। अब एक प्रश्न है कि एक लेबर को कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, हाउ मच। यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक लेबर को कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, हाउ मच ए वर्कर इज़ नीडेड टू। तो अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए मैं रिक्शा चलाती हूँ, ठीक है, तो मैं उसकी ओनर हूँ। उसका ओनर कौन है, तो मैं खुद ही हूँ, मैं रिक्शा चलाती हूँ। अब
जैसे मुझे एक दिन में कितने कितने पैसों की ज़रूरत है जिससे मुझे 2-3 टाइम का खाना मिल सके, तो उसके लिए मुझे पता है कि मैं अगर दिन भर में 4 बार रिक्शा ले आऊँ तो मुझे 100 रुपये मिलेंगे, और 100 रुपये में मैं अपने मतलब मेरे 3 टाइम के पेट भर सकूँगी मैं अपना। हाँ, तो मैं उस रिक्शे को 4 बार ही चलाती हूँ। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि दैट मच विच सफिशियंट फॉर हिज सर्वाइवल, इतने में मैं अपने आप को सर्वाइवल कर सकती हूँ। इसके बाद से क्या आता है कि जो कैपिटलिज्म आती है, यहाँ पे ये भी मैंने लिखा है कि वेरिएबल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल लेबर। हाँ, हाउ मच लेबर ए वर्कर इज़ नीडेड टू, तो दैट मच विज सफिशियंट फॉर हर सर्वाइवल। मतलब कि अगर मैं 4 घंटे काम करती हूँ तो मुझे कितना मिलता है, सब्सटेंस कितना मिलता है, वैल्यू 100 रुपये मिलते हैं, और उससे मेरी ज़रूरत पूरा हो जाती है इन नेक्स्ट 4 आवर्स। अब जो कैपिटलिज्म है वो मुझे क्या करता है, वो प्रोडक्शन, उसका क्या काम होता है, वो प्रॉफिट का बात करता है कि प्रॉफिट नॉट कंजप्शंस। वो बात करता है कि अगर अब वही चीज़ मैं खुद की ऑनर नहीं हूँ और मैं किसी के अंडर में काम कर रही हूँ, तो मुझे जो मेरा एम्प्लॉयर है, जो मेरा मालिक है, वो मुझे बोलेगा कि तुम दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे तुम ये काम करो। हाँ, और वो मुझे इसके बदले में, मतलब वो उसकी खुद की वो ऑटो उसकी रहेगी, ऑटो मुझे चलाना है, या रिक्शा उसका रहेगा, मुझे चलाना है। तो वो क्या करेगा, मुझे पूरा दिन रिक्शा चलाना पड़ेगा, और उसके बदले में उसे पता है कि इसे 100 रुपये की ज़रूरत है। वो मुझे 100 रुपये दे देगा, और जो 4 घंटे का काम करके 100 रुपये और मैं जो कमाई वो उसे खुद रख लेगा। यानी कि उसकी सरप्लस वैल्यू क्या हो गई, 100 रुपये उसकी बढ़ गई। एनर्जी किसका वेस्ट हुआ, मेरा। ठीक है, प्रॉफिट किसको हुई, कैपिटलिज्म को। तो ये जो था ये अब इसकी प्रॉफिट हो गई, तो ये सरप्लस वैल्यू हो गई कि वो सैलरी तो मुझे देगा इतना, लेकिन मुझसे काम करवाएगा वो 8 घंटे, जबकि 4 घंटे में ही मैं 100 रुपये कमा सकती हूँ। तो ये जो सरप्लस वैल्यू हो गई। तो अब अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो सोर्स, हाँ, ये हमारा हो गया क्लियर। अब देखते हैं कि जो ये जो फीलिंग्स ऑफ एलिनेशंस और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस जो है, ये क्या है, इसके विषय में हम देखते हैं। तो किस प्रकार से ये अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा, वो भी मैं आप लोग को इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। या नेक्स्ट वीडियो में दे दूँ क्या, नहीं, इसमें ही बता देती हूँ। तो हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे, हाँ, वो इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, इकोनॉमिक क्राइसिस जो आएगा, आर्थिक बंदी। एक समय ऐसा आएगा जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, आर्थिक मंदी आएगी, और उस समय क्या होगा कि उस समय कैपिटलिस्ट की पहचान हो जाएगी। वर्कर जो है, वर्कर को ये लग रहा है कि मान लो मैं चलो 7-8 घंटा मैं काम कर रहा हूँ, मुझे 100 रुपये तो मिल जा रहे हैं, हाँ, मेरी ज़रूरतें तो पूरा हो जा रही है। लेकिन जब आर्थिक बंदी आएगी और कैपिटलिस्ट की पहचान होगी, तो जो बिजनेस साइकिल है समाज में, यदि एक ग्रोथ का पीरियड चल रहा है, मान लीजिए समाज में एक ग्रोथ का पीरियड चल रहा है, ठीक है, और उसमें बहुत हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, तो इसके बाद से जो रेशंस आएंगे, उसमें जो डिप्रेशन है, यहाँ पे जो रेशंस आएंगे उसके जो डिप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल बढ़ रहा है तो डिप्रेशंस का भी लेवल बढ़ेगा, उसका भी ग्रोथ होगा। तो मान लीजिए कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है और वहीं पर एक भयानक आर्थिक मंदी आती है, वर्कर्स स्टार्ट लिविंग एक्सटर्न पॉवर्टी। तो हम देखते हैं कि जो रिसेशंस हैं उससे क्या होगा, तो इसका मतलब लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाएगा, जो जॉब्स हैं उससे उनको निकाल दिया जाएगा। पीपल विल लॉस देयर जॉब्स, हाँ, पीपल वर्कर्स विल लॉस देयर जॉब्स, पीपल विल, जो भी हो गया। अब देखते हैं कि आर्थिक मंदी के कारण सबसे ज़्यादा मतलब किस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जो वर्किंग क्लास है उस पर और लोगों का उस पर मतलब ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो लोग देखेंगे, लोगों को धीरे धीरे यह एहसास होने लगेगा, मतलब उनके पास जब लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, the starve they starve, they beg, they steal, and individual the illegal activities, हाँ,
तो ये जब होगा, ये सारी चीज़ें आएंगी, तो लोगों को लगेगा कि उस समय लोगों को रियलाइज़ होगा कि हमने इतना मेहनत किया, हम काम भी करना चाहते हैं, लेकिन हमें इतनी गरीबी झेलनी पड़ रही है, हम भूखों भूखों मर रहे हैं। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम पूरी सोसाइटी में है, पूरी सोसाइटी में ही, पूरी सोसाइटी या पूरे सिस्टम में ही ये प्रॉब्लम है। तो मार्क्स कहते हैं कि तब तब जो मार्क्स की थ्योरी है, ठीक है, वो उन्हें समझ में आएगा। उस समय मार्क्स की थ्योरी उन्हें समझ में आएगा। और यहाँ हम बात करते हैं कि बट वो क्या देखते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है वो कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, जबकि हमने इतनी मेहनत करने के बाद से भूखमरी, गरीबी, बेकारी, ये सब हम झेल रहे हैं। तो उसके बाद से क्या होगा, इमिरेशंस ऑफ द पोलिट रियल होगा। तो वो स्टेज आएगा और उसमें होगा कि वर्कर्स स्टार्स रियलाइजिंग दैट द फॉल्ट लाइज नॉट विथ देम बट विथ द सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम। उन्हें रियलाइज़ होगा कि फॉल्ट सिर्फ उनके अंदर ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पे है, यानी कि पूरे पूंजीवाद व्यवस्था में ही है। दे आर विलिंग टू वर्क बट नो जॉब अवेलेबल। वो कार्य तो करना चाहते हैं बट कोई जॉब उन्हें नहीं मिल रही है। कैपिटलिस्ट डोंट वर्क बट लाइव ए फॉर बेटर लाइफ। जो कैपिटलिस्ट है उन्होंने कार्य तो नहीं किया, लेकिन हमसे बेहतर लाइफ वो क्यों कैसे जी रहा है। वर्कर्स नाउ स्टार्ट थिंकिंग क्रिटिकल अबाउट द कॉजेज़ ऑफ द माइजरी। अब उन्हें अपने उन्होंने जो अब वो रियलाइज़ करना शुरू कर देंगे कि किस प्रकार से, वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से आज हमारा ये हाल है। एट दिस पॉइंट मार्क्स थ्योरी कम्स एट गाइड द वर्कर्स। उस समय मार्क्स की थ्योरी वर्कर्स को गाइड करेंगी और उन्हें एक्सप्लेन करेंगी। इट एक्सप्लेन वाई वर्कर्स आर सफरिंग दिस वे। इट आल्सो गिव्स द वर्कर्स सॉल्यूशन इन दिस प्रॉब्लम। वो यहाँ पे वर्कर्स को सिर्फ क्या कहते हैं, प्रॉब्लम में ही डालना नहीं, अब पे तो उनसे निकलने के विषय में भी वो बात करेंगे। और उसके बाद से जब ये इमिजर्वेशंस के बाद से रिवोल्यूशनरी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मेजरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड डेवलपिंग रिवोल्यूशनरी थिंकिंग विल लीड टू रिवोल्ट्स बाय द वर्किंग क्लास। अब यहाँ पे जो दैट मीन्स मार्क्स कहते हैं कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी में एक इंडिविजुअल जो करना चाहते हो उसे कर सकता है, वो जनरली फ्री होगा। वो कम्युनिज़्म की बात करते हैं। तो ये यहाँ पे जो वर्कर क्लास है उन्हें अब लगेगा कि कैपिटलिस्ट उनके साथ बस्ट्रॉयट कर रहे हैं। वो धीरे धीरे अपने आप को मतलब जॉब से हटाने की कोशिश हटा लेंगे और अपना खुद से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आएंगी और धीरे धीरे करके कैपिटलिज़म अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिए उसको। फिर हम देखते हैं कि इस फेज के बाद से जो है, हाँ, और इसी फेज के बाद जो ये है इकोनॉमिक के बाद से इंस्पिरेशंस और उसके बाद से रिवोल्यूशनरी, फिर कैप्चर स्टेट पावर, फिर डिक्टेटरशिप, पॉलिट्रियल ये है वेथरिंग अवे ऑफ स्टेट। और इसके बाद से आएगा, तो हम देखते हैं कि in communist society where nobody has one exclusive sphere of activity but each can become a complete based in any branch he wishes. Society regulates the general productions and thus makes it possible for me to do today and another tomorrow, to hunt in the morning, fish in the afternoon, rear cattle in the evening, criticize after dinner just as I please without ever becoming hunter, fisherman, separate and critic। ठीक है, तो दैट मीन्स मार्क्स कहते हैं कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी में एक इंडिविजुअल है जो करना चाहते हैं उसे वो कर सकते हैं। जो मतलब वो एकदम फ्री होंगे, वो जो करना चाहते हैं उसे वो कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग तरह की चीज़ें कर सकते हैं बिना किसी चीज़ में ये जो ये होता है कि एपिब्लेसिस जो होता है किसी भी चीज़ में, मतलब उन्हें रोक टोक नहीं होगी, वो अपने हिसाब से उन सारे कार्यों को कर सकते। तो ये जो पूरी दुनिया है ये इसके विषय में सिर्फ कल्पना है, कल्पना किया था मार्क्स ने, वो ये उनका सपना था।
तो आज हम लोगों का ये भी कैपिटलिज़म के विषय में भी ये हमारा ख़त्म हो गया कि कैपिटलिज़म क्या था। कल डायलेक्टिकल मैटेरियलिज़म हो गया और हिस्टोरिकल मैटेरियलिज़म, और आज एक कैपिटलिज़म ख़त्म। और कल से मैं आप लोगों को जो हमारा है फेमिनिज़्म, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो फेमिनिज़म क्या है और किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई है और ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम कल बात करेंगे। तो कल का हमारा वीडियो का फेमिनिज़म आइडियोलॉजी पे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। और मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। MA सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग का सारा कंप्लीट कराऊंगी। सो गाइस थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक करते रहिए आप लोग।